हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक सब टॉपिक से हम कंटिन्यू करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट टॉपिक था हमारा व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को क्यों क्रिएट करना पड़ा। सेकंड सब टॉपिक है यूएन कैसे इवोल्यूशन, कैसे इवॉल्व हुआ। और थर्ड टॉपिक है हमारा रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन में कैसे रिफॉर्म्स आए, तो उस रिफॉर्म्स में दो टाइप से रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर कोल्ड वॉर। फर्स्ट है हमारा रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, दूसरा है हमारा जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूएन। तो इन 1992 द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन। अब रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस में 1992 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक मीटिंग हुआ था। तो उसमें उन्होंने एक रेजोल्यूशन उन्होंने अडॉप्ट किया। तो हमारा फर्स्ट रेजोल्यूशन है US Security Council does not represent realities of contemporary war। तो उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया था कि जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है वो अपने क्या करता है, यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल डज नॉट रिप्रेजेंट द कंटेम्पररी वॉर। कंटेम्पररी वॉर का रियलिटी कभी वो लोग क्या नहीं करते, कभी रिप्रेजेंट नहीं करता है। और सेकेंड हमारा रेजोल्यूशन है वेस्टर्न कंट्रीज रिफ्लेक्टेड मोर पावर। तो इसमें ये कंप्लेन है कि वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और उनका जो भी डिसीजन है उनको यूनाइटेड नेशंस बहुत फेवर करता है। और थर्ड रेजोल्यूशन है इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। अगर यूनाइटेड नेशन में अगर रिप्रेजेंट होना होता तो उसमें इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ये तीनों रेजोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस में कोफी अन्नान जब यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, तब कोफी अन्नान तब यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल थे, तो उन्होंने इनिशिएट किया कि कैसे हाउ द यूनाइटेड नेशन शुड बी फॉर्म, कैसे यूनाइटेड नेशन कैसे फॉर्म होना चाहिए। कोफी अन्नान ने इसमें उन्होंने कहा कैसे इनिशिएट करेंगे, उसने कहा था। तो हाँ, कोफी अन्नान ने यही कहा था कि अगर परमानेंट और नॉन परमानेंट का मेंबर बनना हो तो सबसे पहले है हमारा पॉइंट मिलिट्री पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेकेंड है हमारा मेजर इकोनॉमिक पावर। जो कंट्री डेवलप बहुत एडवांस लेवल पे जो डेवलप है वही क्या होगा, परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर का वो मेंबर बनेगा। उसके बाद है इसमें ये क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जो कंट्री अगर परमानेंट मेंबर या नॉन परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो यूनाइटेड नेशन के बजट में बहुत ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने ये भी क्राइटेरिया दिया था कि डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमन राइट्स। अगर जो कंट्री अगर परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर में बनना है तो वो कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए, प्लस उस कंट्री में ह्यूमन राइट्स होना चाहिए। उसके बाद एंड मेक काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव। और इसमें यही क्राइटेरिया दिया है कि काउंसिल को ज्यादा मोर रिप्रेजेंटेटिव करो। तो इसके बाद अगर हम वीटो पावर के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वीटो पावर एबॉलिश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि सब चाहते हैं कि वीटो पावर यानी कि 5 परमानेंट मेंबर क्या हो जाए, एबॉलिश हो जाए। वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल है नहीं। फिर उन्होंने क्या हुआ, इसमें वीटो पावर का यही नेगेटिव रोल दिया हुआ है कि परमानेंट मेंबर जो हमारे P5 है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, किसमें, यूनाइटेड नेशंस में। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट मेंबर है। तो अब इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स ने यही कहा कि वीटो पावर को एबॉलिश करो। और उन्होंने यही कहा कि जो लोग नॉन परमानेंट मेंबर का जो मेंबर है सिर्फ वो 2 इयर्स के लिए ही सर्व करता है, उसके बाद फिर से री इलेक्शन होकर, इससे अच्छा है कि परमानेंट मेंबर ही बने। उसके बाद अगर हम वीटो पावर क्या है उसके बारे में अगर हम पढ़े तो मेजर इश्यूज आर डिस्कस इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसमें कहा कि बहुत ही इश्यूज हम डिस्कस करते हैं किसमें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ऑल द मेंबर्स हैव 1 वोट। हर एक मेंबर्स को कितना वोट है, 1 वोट। तो परमानेंट मेंबर्स कैन वोट इन अ नेगेटिव मैनर। तो अगर कोई इश्यूज चल रहा होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो क्या वो इश्यूज चल रहा होगा तो उसमें परमानेंट मेंबर ने क्या किया, उस डिसीजन पर उन्होंने
नेगेटिव मैनर पे उन्होंने वो वोट करा तो उसी वन वोट फ्रॉम परमानेंट मेंबर कैन स्टॉप द डिसीजन। मतलब वही इश्यूज अगर इश्यूज हो रहा होगा तो उसके अगेंस्ट अगर वोट करेंगे तो परमानेंट मेंबर अगर एक ही परमानेंट मेंबर ने अगर उसको नेगेटिव वोट करा तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो डिसीजन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद यही है हमारे रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस में। उसके बाद इसमें यही कहा गया है कि द चार्टर गिव द परमानेंट मेंबर्स अ प्रिविलेज्ड पोजीशन टू आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और यहाँ के जो चार्टर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ के, उन्होंने परमानेंट मेंबर्स को क्या करा, बहुत ही प्रिविलेज दिया कंपेयर टू नॉन परमानेंट मेंबर। द मेन प्रिविलेजेस मेंबर्स आर परमानेंसी एंड द वीटो पावरफुल। अब जो देखो 5 परमानेंट मेंबर के पास तो क्या है, वीटो पावर। तो द नॉन परमानेंट मेंबर डू नॉट हैव द वीटो पावर। ऑब्वियसली अगर परमानेंट मेंबर के पास अगर वीटो पावर है तो नॉन परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूएन। एज द यूएन कंप्लीटेड 60 ईयर। अब जुरिस्डिक्शन के टाइम पे क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ और 60 इयर्स उन्होंने कंप्लीट करा। दे हैड अ मीटिंग इन सितंबर 2005। तो जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूएन में क्या हुआ कि उन्होंने सितंबर 2005 में उनका एक मीटिंग हुआ था कि the heads of all member states of the United Nations took the steps to make United Nation more relevant। तो उन्होंने मीटिंग में ये कहा गया कि यूनाइटेड नेशंस को बहुत ही और भी रेलेवेंट बनाएंगे बाय क्रिएटिंग, कैसे, पीस बिल्डिंग कमीशन। उन्होंने बोला कि यूनाइटेड नेशन को और भी रेलेवेंट बनाएंगे बाय क्रिएटिंग पीस बिल्डिंग कमीशंस। नंबर सेकेंड, ह्यूमन राइट्स काउंसिल। जिस कंट्री में अगर ह्यूमन राइट्स अगर वायलेट हो रहा होगा तो उसके अगेंस्ट हम क्या करें, उसके अगेंस्ट हम खड़ा हो सकते हैं। अग्रीमेंट टू अचीव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। और उन्होंने एक अग्रीमेंट किया था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी कि MDG अचीव करेंगे। और कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म को जड़ से खत्म करना। और क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड एंड एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये सब हमने जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूएन में पढ़ा। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, रिफॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स। इंडिया और यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया हमेशा यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर को हमेशा इंडिया सपोर्ट करते थे। प्लस इंडिया ये भी बिलीव करते थे कि कैसे यूनाइटेड नेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करे, कैसे स्ट्रेंथन बनाए। तो इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को बहुत सपोर्ट किया। इंडिया सपोर्ट यूएन इन मेनी वेज। नंबर फर्स्ट कैसे किस वे में उन्होंने सपोर्ट करा इंडिया ने। फर्स्ट है हमारा पीस एंड सिक्योरिटी। अगर यूनाइटेड नेशन अगर पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में अगर बात करें तो इंडिया हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। एक्सेप्ट यूएन रोल इन कॉपरेशन। हमेशा यूनाइटेड नेशन की कॉपरेशन को हमेशा इंडिया एक्सेप्ट करता था। और सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और क्या है, अब इंडिया ये कह रहा है कि अगर यूनाइटेड नेशन का मेन एजेंडा हो तो वो क्या होना चाहिए, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया वांट्स एक्सपेंशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हाँ, तो इंडिया क्या चाहता था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक एक्सपेंशन हो जाए। जैसे नॉन परमानेंट मेंबर में तब 11 से लेकर 15 तक उन्होंने वो करा, एक्सपेंड करा। और इंडिया ये भी चाहते थे कि परमानेंट मेंबर में इंडिया को क्या करे, इंडिया मेंबर बने। लेकिन ये नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि India itself also wishes to be a permanent member in a restructured of UN. Being a citizen of India, we would firmly support India's candidature for the permanent. अगर being a citizen of India, मैं तो support करूँगी कि इंडिया क्या बने, permanent member बने। So, on the grounds to be second most populous country. किस ground पे वो permanent member में बने? क्योंकि वो second most populous country है ना। उसके बाद largest democracy। और इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक। इंडिया क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो अब हमें पहले क्राइटेरिया दिया था कि अगर परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर का अगर मेंबर बनना चाहते हो तो उस क्राइटेरिया को क्या करें, फुलफिल करें। तो उस क्राइटेरिया में ये भी था कि वो जो कंट्री क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए। हाँ, तो
इंडिया ये भी करता था कि यूनाइटेड नेशंस में अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन बहुत ही करते थे। यूनाइटेड नेशन की जो बजट है उसमें इंडिया हमेशा क्या करता था, कंट्रीब्यूट करता था। तो कोई कंट्रीज नहीं चाहता था कि इंडिया परमानेंट मेंबर बने। क्यों? क्योंकि हमारा अब रिलेशन तो पाकिस्तान के साथ इतना अच्छा नहीं है। अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बने तो क्या होगा, पाकिस्तान के लिए ट्रबल, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप में और भी ट्रबल आ जाएंगे करके दूसरे कंट्रीज ने क्रिटिसाइज करा कि इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं बनना चाहिए। और इतना हमारे न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटीज तो इतना भी नहीं है कि परमानेंट मेंबर बनने के लिए क्राइटेरिया हमने पढ़ा था कि फर्स्ट होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री, सेकेंड होना चाहिए हमें इकोनॉमिकली बहुत ही डेवलप होना चाहिए, प्लस न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ही एडवांस होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है, इतना एडवांस नहीं है। एंड if India is included, some emerging powers, Brazil, Germany, Japan, South Africa will also be accommodated. अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बने तो ब्राजील, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका भी बनना चाहिए। ये किसने कहा? बाकी कंट्रीज ने क्रिटिसाइज करा। तो फ्रांस और यूएसए ने ये वो करा, फ्रांस एंड यूएसए ने अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका को क्या करा, सपोर्ट करा कि नहीं वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका ही परमानेंट मेंबर बनना चाहिए करके किसने सपोर्ट करा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है यूनाइटेड नेशन इन यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि यूएसएसआर कोलैप्स होने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही सुपर पावर बचा था, वो था हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूनाइटेड नेशन का जो यूनिपोलर वर्ल्ड यानी कि यूएसए में उसका रोल कैसा है। तो फर्स्ट है हमारा मिलिट्री पावर। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, यूएस बिकेम द सुपर पावर। हाँ, तो अब यूएसएसआर कोलैप्स होने के बाद तो एक ही सुपर पावर हमारे पास बचा था, वो कौन था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद लोकेशन ऑफ यूएन। अब देखेंगे कि हमारे जो यूनाइटेड नेशन है वो कहाँ पे लोकेटेड है। यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है एंड इट इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूनाइटेड नेशन बजट। तो क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन का भी एक बजट होता है, तो ये अमेरिका जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है किसका? यूनाइटेड नेशन के बजट में ही बहुत ही कंट्रीब्यूट ज्यादा करते हैं। उसके बाद पोजीशन ऑफ यूएस का पोजीशन कहाँ पे है? तो यूएस इज परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन एंड इट अलाउस इट टू स्टॉप एनी डिसीजन। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पोजीशन अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन में हमारे पास 5 परमानेंट मेंबर्स थे, तो उस परमानेंट मेंबर में से एक ही हमारा कौन? अमेरिका। तो अगर अमेरिका परमानेंट मेंबर होने की वजह से क्या हो जाता है कि यूनाइटेड नेशन में जो भी डिस्कस होता होगा, अगर वो डिस्कशन अमेरिका के अगेंस्ट हो तो परमानेंट मेंबर होने के कारण वो क्या कर सकता है? उस डिसीजन को स्टॉप कर सकता है। एंड नेक्स्ट इज वीटो पावर। अब देखो, मैंने पहले बोला था कि 5 परमानेंट मेंबर के पास क्या है? वीटो पावर। वीटो पावर बहुत ही यूनाइटेड नेशन में बहुत ही रोल प्ले करता है। तो वीटो पावर स्ट्रेंथन इन सिलेक्शन ऑफ द यूनाइटेड। हाँ, तो क्या हो जाता है कि वीटो पावर होने की वजह से स्ट्रेंथन इन सिलेक्शन ऑफ, हाँ, तो वीटो पावर होने की वजह से वो क्या करते हैं? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को चूज कर सकते हैं। वीटो पावर किसके पास है? अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, इन पांचों के पास वीटो पावर होने के कारण क्या कर सकता है? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को चूज कर सकते हैं। अभी रिसेंट हमारा यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ब्रॉट यूएस एंड अदर कंट्रीज टुगेदर। अब यूनाइटेड नेशन क्या करता है कि यूनाइटेड नेशन सारे कंट्रीज को इकट्ठा लाकर डिस्कशन करता है, कोई भी इश्यूज उस पर डिस्कशन करता है। लीडर्स एप्रिशिएटेड फॉर ब्रिंगिंग 192 मेंबर्स टुगेदर टू डिस्कस इश्यूज। तो क्या हो जाता है कि जो लीडर्स है कंट्रीज के, तो वो लोग एप्रिशिएट करता है यूनाइटेड नेशन को कि क्या कि 192 मेंबर्स को एक साथ लाने के लिए क्या करता है? लीडर्स एप्रिशिएट करता है। यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू मॉडिफाई द पॉलिसी ऑफ यूएस। हाँ, तो यूनाइटेड नेशन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके वजह से अमेरिका में जो भी पॉलिसीज में अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। थैंक यू।